जी सर। इसके बाद अब ये देखिए क्या होता है कि रस, अब व्याधि को देखिए, यहाँ हम लक्षण को देख रहे थे, अब हम व्याधि देखते हैं। तो व्याधि जैसे ज्वर है और अजीर्ण है, इसमें सामता और निरामता देखनी पड़ेगी हमको। अब जो वृद्धि है, गुण वृद्धि, और अब हम अंशांश कल्पना पर हैं ना एक्चुअली में। देखिए माइक ऑन है किसी के। व्याधि, आमता, गुणवृद्धि, गुणक्षय, संप्राप्ति, स्वरूप। अब पहले तो नंबर 1 कि हम, ये मैंने कुछ व्याधियां ली हैं, सारी नहीं ली हैं, पर मैं वो आपको एक बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा, और ये एक मैंने वो लिया है कि भाई ज्वर और अजीर्ण है या रसवा स्त्रोतस की व्याधि है। एक बात हमको समझनी है, उसमें हमें सामता निरामता को देखना है, क्योंकि वो जब 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 ज्वर, निराम इसलिए लिख रखा है क्योंकि जब जीर्ण ज्वर हो जाएगा तो वो निराम अवस्था में पहुंच जाएगा। अब 2 चीजें हैं इसमें, एक तो गुण वृद्धि और गुण क्षय। मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले कि धातु यदि दुष्ट होती है, इसका मतलब ये है कि धातु दुष्ट कैसी हुई है, वेदर इट इज बाय वात दूषित और पित्त दूषित और कफ दूषित, और इट इज आमज। क्योंकि हमारी दृष्टि इसीलिए बहुत अच्छी जाएगी कि हम उसको बहुत, मतलब जिसे जैसे जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं कि आज सुबह रजनी जी ने मुझे एक पिक्चर भेजी, तो उस पिक्चर में क्या था कि भाई वो बच्ची थी, उस बच्ची के चारों ओर जो था वो रेडनेस था, ईचिंग वगैरह आ रही थी। तो अब हम क्या निश्चित ही करेंगे कि भाई जो आसपास का स्किन पे आ रहा है तो रस धातु इफेक्टेड है, तो रस धातु इफेक्टेड है और उसके चारों तरफ इन्फ्लेमेशन का साइन दिखाई दिया। नंबर 2, कंडू आ रहा था, रुक्षता थी, ये सब कुछ था। तो हम क्या करते हैं कि जब उन चीजों में सबसे पहले क्या करेंगे कि आप अवयव लीजिए, अवयव किससे बना हुआ है, तो वो धातु से बना हुआ है। धातु किससे बनी हुई है, तो वह दोष, माने कि वो पर्टिकुलर जो 2 दोष मिलकर या वो है उस तरीके से। और दोष कैसे बने हुए हैं कि वो बने हुए हैं महाभूतों से, और फिर महाभूत का कौन सा अंश जो है वो वहां पर बिगड़ा हुआ है। अब ज्वर और अजीर्ण, सामता, निरामता, तो अब हम क्या करते हैं कि जब हम कफ चिकित्सा कर रहे होते हैं तो हम एक्चुअली में भूल जाते हैं कि जब हमने ये तय किया कि कफ वृद्ध है, तो ऐसा कभी नहीं होता है। इसको ऐसे समझना है आपने कि एक परिवार है, एक परिवार में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके घर में किसी पर संकट आया, ठीक है ना, आपके घर में मान लो 5 लोग हैं जिसको हम पंचमहाभूत कहते हैं। अगर आकाश महाभूत बिगड़ता है, इट डजंट मीन कि हम हमेशा आकाश पे ही, हम क्यों क्लिनिकली फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम आकाश पर गौर कर रहे हैं, या हम गुरु गुण पर गौर कर रहे हैं, या हम कफ पर ही गौर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। होगा क्या कि कफ वृद्ध होता है तो साइमल्टेनियसली वात पर जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको देखना भूल जाते हैं, ठीक है ना, और या उसका पित्त पर क्या इफेक्ट आ रहा है वो देखना भूल जाते हैं। एक बात तो आपने क्या देखना है कि साइमल्टेनियसली यू हैव टू सी कि भाई अगर गुण जो है, और फिर उसके लिए उन्होंने क्या किया, जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद मृदु स्थिरा गुना से सूक्ष्म विशदा विंशति सा विप्रया। अब देखिए इसमें भी तंत्रकार ने 10 गुण दिए, उसने 20 नहीं लिखे। उसने क्या कहा, उसने कहा गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद मृदु स्थिरा गुना ससूक्ष्म विशदा, ये 10 गुण बता दिए। इट मीन्स कि
गुरु गुण बढ़ता है तो लघु गुण घटेगा, और जो लघु गुण घटेगा उसका क्या इफेक्ट आएगा गुरु गुण के बढ़ने से, और वो किस तरीके से साइमल्टेनियसली पैथोलॉजी पर इफेक्ट करता है, उस अंशांश कल्पना को देखने वाला जो है वो बहुत छोटी सी ड्रग को सिलेक्ट करके अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अब जैसे ज्वर है, अजीर्ण है, आमवात है, अम्लपित्त है, पांडु है, शोथ है, राजयक्ष्मा है, ग्रहणी है, श्वास है। तो सामता निरामता देखेंगे। ज्वर और अजीर्ण में जो गुण वृद्धि होती है वो गुरु गुण और द्रव गुण की होती है, और जो गुण क्षय होता है दैट इज बिकॉज ऑफ सौम्य, गुण जो है वह क्षय होता है। संप्राप्ति जो स्वरूप है वो है एक तो क्षय, जैसा कि रस में हो ही रहा है, और वो किसके अवरुद्ध हो रहा है, अवरोध के फलस्वरूप हो रहा है, यानी कि अवरोधक संप्राप्ति बन रही है। नंबर 2 आमवात है। आमवात में जो कंडीशन है वो 100% ये है कि भाई वो साम की कंडीशन है। गुण वृद्धि क्या क्या हुई है, तो स्निग्ध गुरु शीत गुण जो है वो आमवात में गुण जो है वो 3 गुण जो है बढ़ जाते हैं, और अवरोधक संप्राप्ति होती है इस तरीके से। अब देखिए ज्वर, अजीर्ण, आमवात ये आपस में आपको मिलते, अम्लपित्त पुनः सामव्याधि है, पर गुण वृद्धि कौन सी है, द्रव गुण की वृद्धि है। तो द्रव गुण की वृद्धि कैसे हुई, तो सस्नेहम, अब बार बार याद करने की कोशिश करके लगाकर सोचना चाहिए जो आपको याद है। सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव अम्लम सरम कटु। तो जो पित्त का अंशांश कल्पना के अनुसार अम्ल पित्त के अंदर पित्त का द्रव गुण बढ़ा है, और पित्त का द्रव गुण बढ़कर क्या करता है, अग्निमान उत्पन्न करता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। यस। और जब पित्त का द्रव गुण बढ़कर अग्निमान उत्पन्न करता है तो जो पाचक पित्त है वो कन्वर्सेशन नहीं कर पाता, और पाचक पित्त का काम क्या है कि भाई जो अम्ल अवस्था उत्पन्न हुई है उसको कटु अवस्था में कन्वर्ट कर दे, यानी कि फूड को कहाँ पहुंचा दे, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा दे। अब पाचक पित्त जो है उसमें अग्नि द्रव गुण के बढ़ने के कारण अग्नि जो है वो मंद पड़ गई, जिसके कारण क्या हुआ कि भोजन वहीं पड़ा रहा। अब देखिए पित्त जो है वो अम्ल का गुण है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, अम्ल पित्त, क्या कह रहे हैं, अम्ल पित्त। अम्ल पित्त कह रहे हैं। अब क्यों कह रहे हैं ये, क्योंकि भाई सवाल ये था कि जो अम्ल अवस्था पाक है इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द कटु अवस्था पाक। ठीक है, वो कब होगा, वो तब होगा, कटु का जो अगर आप देखोगे तो पृथ्वी प्लस वायु है, ठीक है, जी सर। और वो जो द्रव गुण है जब तक पृथ्वी और वायु में कन्वर्ट नहीं होगा, शोषित नहीं होगा, तब तक कटु नहीं आएगा। क्या बना रहेगा, वो अम्ल बना रहेगा। तो ग्रहणी में क्या हुआ कि पाचक द्रव गुण के बढ़ने के कारण जो उत्पन्न करता है, अब वहां पर हमने एक बात मैंने आपको बताई थी, याद करो, मैंने कहा था तयक्त द्रव अनल शब्दितम, क्या कहा था, याद आ रहा है आपको? हाँ जी सर। हाँ जी सर। त्यक्त द्रव अनल शब्दितम, यानी कि पाचक पित्त जब अपना द्रव गुण छोड़ देता है तो वो क्या बन जाता है, अग्नि बन जाता है। और फिर उसने क्या कहा, पित्तरेव अग्नि अंतर्गतः। पित्त क्या है, पित्त के अंदर क्या है, अग्नि है, पर वो अग्नि कब बनेगा पित्त, जब वो द्रव को त्याग देगा, त्यक्त द्रव्यम, तब वो क्या बन जाएगा, वही पाचक पित्त किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, अनल, अग्नि। पित्तरेव शरीर अंतर्गतः ऐसा कहते हैं, यानी कि उस पित्त में क्या है, उस पित्त में क्या है, उस पित्त में अग्नि, लेकिन उस पित्त को अग्नि बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको द्रव का त्याग करना पड़ेगा। जैसे ही वो द्रव का त्याग करता है अनल बन जाता है,
अग्नि बन जाता है। परंतु अम्ल पित्त की क्रिया में क्या हुआ कि वह द्रव गुण बढ़ गया। तो अब द्रव गुण बढ़ने से अग्नि मांद्य हो गया, क्योंकि पाचक पित्त जो है वो अम्ल को उदीर्ण नहीं कर पाया, अग्नि को उदीर्ण नहीं कर पाया, और उदीर्ण न कर पाने के कारण 3 अवस्था पाक होते हैं, अम्लावस्था पाक, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक। तो जब द्रव गुण बढ़ा तो अम्ल जो था इट शुड वो आगे जाकर कटु बनने वाला था, परंतु वो कटु नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि पाचक पित्त असमर्थ रहा किसको, अम्ल को कन्वर्ट करने में कटु में। यानी कि इस द्रव गुण को शोषित कर लिया जाता है बाद में पृथ्वी और वायु के द्वारा, जिसके फलस्वरूप कटु रस उत्पन्न होता है, परंतु ऐसा नहीं हो पाया, जिसलिए उसकी क्रिया क्या हुई, अम्ल पित्त। अब एक्चुअली में हम क्या करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं आपसे कि अम्ल पित्त जो है वो 2 प्रकार से होगा उत्पन्न। एक तो ऐसे भी अम्ल पित्त उत्पन्न होगा कि आपने उष्ण तीक्ष्ण चीजें कम ली, तो जिसके कारण क्या हुआ कि आपको अम्ल पित्त हो गया। ये बात आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हमने हाँ जी बात सर। की सद्रव पित्त अम्ल पित्त और निद्रव अम्ल पित्त की बात की थी। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। तो द्रव गुण जो था वो बढ़ा हुआ है और वो संप्राप्ति उत्पन्न कर रहा है अम्ल पित्त की। आमवात स्निग्ध गुरु शीत, सामता दोनों में, स्निग्ध गुरु शीत, ज्वर उत्पन्न हो रहा है गुरु और द्रव गुणों के बढ़ने से, और शीत गुण का क्षय हो जाने के कारण, शीत और सौम्य गुण का क्षय हो जाने के कारण क्षय संप्राप्ति बनाती है। संप्राप्ति का स्वरूप क्या होता है, क्षय। उसके बाद पांडु, पांडु जो होता है वो निराम होता है, लेकिन इसमें द्रव और शीत गुण की जो है वृद्धि होती है, और स्निग्ध मृदु गुरु गुण का क्षय होता है, अति प्रवृत्ति। अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? अच्छा, सूद शेखर का प्रयोग आप क्या समझ कर करते हो, मुझे ये बताओ। सर पित्त शमन। पित्त शमन कर रहे हो, है ना? ऐसा समझ के करते हो? जी सर। अच्छा, और कोई जितने भी हैं मुझे बता दो भाई, पहले, बाद में नहीं कहना है मुझे तो पता था। सर अम्ल पित्त में भी करते हैं। हाँ सर धातु लाइक धातु ऐसा आपने बताया था सर, लाइक पोषण करके रोग को ठीक करता है सर ये। और कोई? सर मेनली वैसे मैं पित्त शमन और अम्ल पित्त में ज्यादा यूज करती हूँ। नहीं सर कटु रस प्रधान होने से कि वो व्याधि विशेष के हिसाब से भी करते हैं। और कोई? जल्दी बोलो भाई। सर निराम पित्त में। काम पित्त में करते। साम पित्त में डॉक्टर साहब काम तो नहीं करते? एक्चुअली में क्या होता है, सूत शेखर का प्रयोग मैंने आपको अभी जो बात बताई ना, कि उस अग्नि के वर्धन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सूत शेखर का प्रयोग करते हैं, जो कि पाचक पित्त के मध्य में है या जो कि पित्त के अंतर्गत में। उसका रीजन क्या है, सूत शेखर के बारे में भी हमने पढ़ा था। पारा और गंधक दोनों कैसे हैं, आशुकारी द्रव्य हैं। टंकं क्षार जो है वो क्षारीय द्रव्य है, और त्रिकटु है इसके अंतर्गत, जो कि क्या है, पाचक द्रव्य है। परंतु सोंठ, मरीच और पीपल तीनों ही कैसे हैं, आग्नेय प्रधान द्रव्य, कि नहीं? पित्त का एक गुण होता है विस्त्र, तो इस त्रिकटु के साथ चतुर्जात भी है, जो कि सुगंधी गण के अंतर्गत आता है। वो पित्त के विस्त्र गुण को खत्म कर देता है। चतुर्जात में क्या होता है? तेजपात, दालचीनी, छोटी इलायची और नाग केसर। जी जी जी। ये पता याद रहने चाहिए आपको, है ना? जो चतुर्जात होता है वो गंध उत्पन्न करने वाला है, जो कि पित्त के विस्त्र गुण को खत्म कर देता है। फिर इसमें 3 भस्में हैं, स्वर्ण, ताम्र और शंख। जो शंख है वो क्या करता है कि कैल्शियम होने के कारण इस द्रव गुण का शोषण करता है। क्या करता है? जी सर, द्रव गुण का शोषण। और इस द्रव गुण का जब शोषण हो जाता है
और जो साम उत्पन्न हुआ है उसका पाचन कौन कर देगा? त्रिकटु। और जो पित्त का सामता के कारण अब दुर्गंधी हरितम श्याम, दुर्गंधी पहला गुण है सामता का ना, अम्ल पित्त का क्या हम क्या कह रहे हैं? दुर्गंधी हरितम श्यावम पित्त अम्लम घनम गुरु। तो दुर्गंध को, विस्त्र गुण को कौन समाप्त करेगा? चतुर्जात। कौन समाप्त करेगा? चतुर्जात। और सामता को नष्ट करने के लिए, गुरुता को नष्ट करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? त्रिकटु का। त्रिकटु। और फिर उसके पश्चात शंख का प्रयोग किया, उसने द्रव को शोषित कर दिया। ताम्र ने जो बचा हुआ पित्त था उसका रेचन कर दिया। और सुवर्ण भी रहता है, कई बार हम स्वर्ण सूत्र शेखर भी यूज करते हैं। ये सुवर्ण क्या करता है? यह विष की तरह कार्य करता है और उस पर्टिकुलर ऑर्गन अवयव में जो दौर्बल्य है उसको दूर करने का कार्य करता है। समझ में आ रहा है आपको सूत्र शेखर का प्रयोग किस तरह से हो रहा है इसमें? हाँ जी सर। हाँ जी सर। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि प्रवाल पंचामृत कैसा द्रव्य है? सर अल्कलाइ क्षारीय द्रव्य। नहीं, मतलब उष्ण द्रव्य है कि शीत द्रव्य है? शीत द्रव्य। शीत द्रव्य है। शीत द्रव्य। प्रवालम, अब देखो मैं आपको, सर शीत द्रव्य है। हाँ, प्रवाल शीत द्रव्य। प्रवाल जो है वो एक अत्यंत प्रवालम मुक्ता फलम शंकः शुक्ति कपर्दिकानां च समांग भागम प्रवाल मात्रम द्विगुणम प्रयोज्य सर्वे समांशम रवि दुग्धम एवच। प्रवाल पंचामृत में क्या है? प्रवाल है, मुक्ता है, शंख है, शुक्ति है और कपर्दिका है। ठीक है, समभाग में। और इसमें अर्क दुग्ध की भावना दी गई, अर्क की। सामान्यतः सभी वैद्यगण की जो एक वो है, वो समझ ये है कि प्रवाल पंचामृत हम दे रहे हैं और ये एक शीत द्रव्य है कि नहीं? हाँ जी सर। हाँ जी सर। परंतु ये उष्ण है। आप देख लीजिए सबका। और अगर आप अर्क तो कितना बड़ा, कितना मतलब अर्क आप देख लो कि अगर आप आपके उस पर मैंने एक वो डाल दी ना बूंद, अर्क दूध निकाला है किसी ने? विक्रांत जी अभी ले रहे हैं क्या क्लास या चले गए? डॉक्टर विक्रांत शर्मा चले गए मेरे। देखिए, जिन्होंने क्षार सूत्र का निर्माण किया हो ना अर्क दुग्ध से, तो अगर आपने अर्क का दुग्ध अगर आपके हाथ पर गिर गया ना तो इट कॉजेज ब्लिस्टर टू यू। हाँ जी सर। ठीक है, तो प्रवाल पंचामृत कितना तीक्ष्ण द्रव्य है ये आपको सोचना है। अब आप ये सोचिए कि ये प्रवाल पंचामृत हम क्यों यूज कर रहे हैं? पित्त के सर गुण को कम करने, द्रव गुण का शोषण। प्रवाल पंचामृत पता है हम क्यों यूज करते हैं? प्रवाल पंचामृत हम पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को देते हैं। प्रकृति वाले व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो किसी भी प्रकार, मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि उनका किसी भी चीज पर नियंत्रण नहीं रहता, एकदम स्वभाव में गुस्सा होता है, एकदम तीक्ष्ण गुस्सा। तो किसी भी प्रकार की चीज को वो धारण नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? धारण नहीं। उनको क्या हो जाता है? एकदम वेगस नर्व एसिडिटी हो जाती है, मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाएगा, शारीरिक संतुलन भी बिगड़ जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। और इन लोगों को बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है। क्यों? क्योंकि पित्त धरा कला एवं मज्जा धरा कला। ठीक है, अब मज्जा कहाँ होती है? अस्थि के अंदर। ये प्रवाल पंचामृत, ये 5 जीव क्या है? ये क्या है? कैल्शियम द्रव्य। क्या है? कैल्शियम द्रव्य। और अस्थि का काम क्या होता है? धारण करना। तो जो धारण करने की क्षमता है, ना तो उनको दस्त जल्दी होगा, ना तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर अस्थि मजबूत होगी। अस्थि का काम क्या है? धारण करना। दैट्स वाई
जो वेगस नर्व एसिडिटी होती है, जो लोग एकदम बार बार बात बात पर उल्टी कर देते हैं, जरा सी बात में ही गुस्से हो जाते हैं, एकदम उनको दस्त लग जाता है, दैट्स व्हाई वी यूज प्रवाल पंचामृत। आई बात समझ में? हाँ जी सर। सर एक बार दोबारा बता दो मज्जा वाला। देखिए हम क्या करते हैं कि भाई देखो सिंपल सी बात है कि हम क्या कह रहे हैं आपको कि आपने देखा होगा आईबीएस के पेशेंट जो होते हैं ना, उनमें पित्त एकदम बढ़ जाता है ना, पित्त का जी सर। वो होता है, इसलिए द्रवगुण बढ़ गया। ठीक है, तो आपने बिल्व मज्जा यूज किया या कचूर मज्जा यूज की। बिल्व मज्जा कहते हैं, कचूर मज्जा कहते हैं। क्यों यूज कर रहे हो बिल्व मज्जा? क्योंकि मज्जा और पित्त का आपस में बड़ा गहरा संबंध है। ठीक है ना? कैसे संबंध है? क्योंकि पित्त या एव पित्त धरा कला सा एव मज्जा धरा कला, जैसी पित्त धरा कला होती है वैसे ही मज्जा धरा कला होती है। तो पित्त धरा कला के निर्माण के लिए हम बिल्व मज्जा और कचूर मज्जा का यूज करते हैं, जो कि पुनः सूत शिखर में उपस्थित होती है। तो कई बार क्या होता है कि जिनको टेंशन होती है तो एकदम दस्त हो जाता है या पेशाब हो जाता है या उल्टी हो जाती है, धारण करने की क्षमता बिल्कुल निकल जाती है, एकदम गुस्सा कर जाते हैं। अकाले पलितैर व्याप्तो धीमान स्वेदी चरोषणा स्वप्नेषु ज्योतिषाम दृष्टा पित्त प्रकृति को नरः। तो जो पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति है वो समाज मतलब किसी भी प्रकार से किसी भी चीज पे नियंत्रण नहीं है उसका, एकदम फैल जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है जी? फलाना डीकना। तो पित्त धरा कला और मज्जा धरा कला, इसलिए बिल्व मज्जा का प्रयोग करते हैं और कचूर मज्जा का प्रयोग करते हैं, बिल्व का प्रयोग करते हैं आईबीएस के पेशेंट में। क्यों? क्योंकि हमको मज्जा कला का भी निर्माण करना होता है। और मानसिक संतुलन जैसे ही बिगड़ता है तो वेगस नर्व एसिडिटी हो जाती है। तो वहां पर हमको क्या करना पड़ता है कि जितने भी कैल्शियम मटेरियल हैं वो काम क्या करते हैं, वो एक्चुअली में धारण करने का कार्य करते हैं। और जब वो धारण करता है और अस्थि के बाद मज्जा का निर्माण होता है, और मज्जा धरा कला और पित्त धरा कला जो है वो दोनों एक दूसरे को अकोमोडेट करती हैं, दोनों एक दूसरे से समान रखती हैं। मज्जा माने नर्वाइन कंट्रोल, जो माइलिन शीट बनती है दैट इज बिकॉज ऑफ मज्जा धातु। जो नर्वस टिश्यू होता है वो मज्जा धातु से बनता है। ये आपको समझ में आई बात प्रवाल पंचामृत की? हाँ जी सर। तो एक्चुअली में जो आप सोच रहे हैं ना कि वो जाके ठंडा कर देता होगा फलाना कर, ऐसा नहीं है। ये बात आप मतलब आपको लग रहा होगा ये तो सब कुछ गड्ढमड्डी हो रहा है जो सोच रहे थे, क्या सोच के देते सर इस तरीके से तो कभी दिया ही नहीं। सोच के तो कभी दिया ही नहीं। अब आपका एक्चुअली में जब हम द्रव को पहचान जाते हैं और उसको देने के पीछे की शक्ति को पहचान जाते हैं, तब आपको लगेगा कि हाँ यार ये अब सही जा रहा है। आज है ना ग्वालियर से मुझे एक फोन आया, पता नहीं कोई मुझे जानती थी स्टूडेंट, उसका फोन आया कहीं से नंबर लेके, और उसने कहा कि जी सर है ना मेरी जो है वो दीदी है या भाभी है, उसको सर ऐसा हो गया कि वो उसका दिल कोरोना के बाद दिल उसका कांपता है और वो एकदम वो आती। मैंने कहा जी रसरशाय का लक्षण है, उसको आप शतावरी और वो दे दीजिए। वो उनको पता नहीं क्या दे रही थी, ब्राह्मी। अब ब्राह्मी का काम तो नहीं होगा ना इसमें। जी तो हमको एक्चुअली में प्रवाल पंचामृत क्यों यूज होता है, सूत्र शेखर क्यों यूज होता है, इसीलिए वो पर्टिकुलर समझ में आना चाहिए। उस दिन मैंने एक बात भी लिखी थी कि जब दोषमान विकल्प समझकर कोई चीज दी जाती है तब उसका देने का आपको मालूम होता है कि अब ये रिजल्ट 1 घंटे में आ जाएगा या आज आ जाएगा ये रिजल्ट उसका, क्योंकि आपको मालूम है कि आप जिसके साथ खेल रहे हो आप फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी के साथ खेल रहे हो। आपको मालूम है कि इसके बाद ये देना है, ये आएगा, इसका मुझे निर्माण करना है, निर्माण करने पर ऐसा हो जाता है। ठीक है ना? अब वातानुलोमन तब होता है जब पित्त धरा कला का निर्माण हो जाएगा, और पित्त धरा का निर्माण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि अंतर अग्नि चा पार्श्व समानो अग्निबल प्रदाह, समान वायु जो है वो अपना कार्य अच्छे तरीके से करने लगेगी। जब समान वायु अपना अच्छा तरीके से कार्य करेगी तो जो अपान वायु का विसर्जन का कार्य है वो सही तरीके से होगा।
तभी वातानुलोमन हो पाएगा। तो वातानुलोमन क्या इंडिकेट कर रहा है? वातानुलोमन इंडिकेट कर रहा है कि भैया समान वायु बन गई है, और समान वायु अगर सही तरीके से मल से निकाल रहा है, इट मींस कि पाचक पित्त बन गया है। अब मान लो आपके पास पेशेंट आपको कहता है, या अगर आप अपनी मोशन की कंसिस्टेंसी को भी देखें तो अगर कंसिस्टेंसी लूज है, इट मींस कि जो पाचक पित्त का द्रवगुण बढ़ा हुआ है। ये बात आप कैच कर रहे हो? जी हाँ जी सर। सर। हाँ जी। हाँ जी समझ में आ सर। रही है अब आपको? अब हाँ जी। आपको मालूम पड़ गया होगा, अरे यार मेरा तो मल ही लूज आता है कि नहीं? कितनों को अटैक हुआ इस बात से? अच्छा चलो कोई मत बताओ आप, पर फिर भी आप उसका वो कर लेते। प्रवाल पंचामृत इस तरह से तो कभी नहीं दिया। हाँ नहीं दी ना, धारण करना डॉक्टर साहब। हेलो, गुड इवनिंग सर। इमोशनल होते हैं। जी डॉक्टर साहब, गुड इवनिंग। हाँ जी सर, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं सर? मैंने तो अभी पिछले हफ्ते ही बात की थी आपसे। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे को मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी कि पनीर की सब्जी खाता हूँ या मतलब कोई ब्रेड खा लेता हूँ तो सीवियर माइग्रेन का अटैक, पेट में जलन होना, ऐसी दिक्कत हो रही थी बहुत ज्यादा। मैंने सर से बात की, सर ने मतलब ये बताया था अभी पत्ती का सूत सेकर रस और अपना प्रवाल पंचामृत लेना है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब 3 दिन हो गए, 3 से मैंने कोई पेंटाप्रोजोल वगैरह नहीं यूज किया है, ठीक है। और मतलब आज मैंने पनीर की सब्जी भी खाई है सुबह ब्रेकफास्ट में, तो अभी तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है जी। तो ये मतलब मतलब सर का आशीर्वाद है और मतलब सर की देन है सारी। तो आप लोग भी मतलब यूज करके देखिएगा। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर। उसमें क्या है, आपको अब जैसे क्या है, जैसे आपको प्रशांत सूज को समझना होगा। रोग क्या होता है कि अंतरात्मनम प्रवेश ना, क्या होता है कि प्रशांत को मैं लास्ट 2008 से जानता हूँ, और आप सबके साथ भी मैं आप सबको भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मतलब सबसे आई एम वेरी मच कनेक्टेड। और आपको भी ऐसा ही होना चाहिए कि भाई आप जिनके साथ कनेक्ट हैं तो आप उनको पूरी तरीके से समझ रहे हैं। पाचक पित्त वाला जो पित्त प्रकृति का व्यक्ति है वो 12 महीने बीमार रहता है। जैसा मैंने उसको कहा, आपको कहा कि उसको ना शंका का निर्माण होता रहता है। कभी कहेगा जी यार मुझे पता नहीं ये हो गया, कभी मुझे ये हो गया, और वो कोई ना कोई शंका, क्योंकि क्या होता है कि वो धारण नहीं कर पाता ना, तो एकदम वेगस नर्व जो है वो इरिटेट होती है और वो उसको सोने नहीं देती, उसको तकलीफ देती है। अभी 4-5 दिन पहले प्रीति ने लंघन स्टार्ट किया, तो उसने कहा सर मैं तो लंघन पर हूँ, और बिकॉज ऑफ लंघन क्या हुआ कि शुरू में जब लोग लंघन करना शुरू करते हैं तो मल निकलने लगने, जबकि प्रक्रिया स्टार्ट होने से पहले पैथोलॉजी फिजियोलॉजी में जब कन्वर्ट हो रही होती है तब सर में दर्द हो गया उसके। तो जब वो सर में दर्द हो गया तो उसने मेरे से कहा कि सर मैं क्या लगूं, मेरे को सीवियर पेन हो गया है, मैं 2 दिन से नहीं सो। मैंने उसको कहा कि आप 500 mg गुदंती लीजिए, और उसने ली, और उसके तुरंत बाद, क्योंकि वो कैल्शियम कंपोनेंट आपको जो कि पित्त को जो क्या करता है, कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम एक्चुअली में क्या होता है। और ये ना एक बात और भी है, जब हम वेदना के ऊपर बात करेंगे कि वेदना शामक द्रव्यों में गुदंती का कितना बड़ा हाथ है, सूत्रशेखर। अब सूत्रशेखर हर जगह नहीं दे सकते हम। प्रशांत को सूत्रशेखर देना और उसको सूत्रशेखर देना, कहाँ पर गोदंती देना, कहाँ पर प्रवाल देना, कहाँ पर गोदंती देना, ये कैल्शियम भी अपने अलग अलग तरीके से कार्य करता है। परंतु संपूर्ण रूप से यदि आपको, तो प्रवाल पंचामृत इसलिए माना जाता है क्योंकि इसको जैसे गैस्ट्राइटिस में आपको क्या होता है ना कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और जो क्या कहते हैं उसको, पित्त धरा कला को, वो उसमें हमने इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स वगैरह, नहीं वो जो लिबर कोहन ग्लैंड्स थी ना, वो क्या था, वो नाम भूल रहा हूँ मैं। लिबर को हाइलाइट्स ऑफ लिबर को नहीं, वो जो ऊपर नीचे खाना जो है वो वहां रुकता है। विलाई, हाँ लैक्टेस विलाई थी, उनको हमने क्या कहा था,
लिम्फेटिक सिस्टर्ना कोलाई। आप देखना उसको ना, वो जो बने होते विलाई तो कहा हमने, माइक्रोविलाइट किया था, वो एब्जॉर्ब करते थे, लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर अपन ने नाम लिया था ना, क्रिप्स ऑफ लिवर को ऐसा कहा। क्रिप्स ऑफ लिवर, लूनर ग्लैंड्स होते हैं। एनीवे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। शोथ जो है वो निराम होता है और द्रव गुण की उसमें वृद्धि हो जाती है। बस सिंपल सी बात है, अति प्रवृत्ति और त्रियक गति के कारण इस प्रकार की संप्राप्ति का निर्माण होता है। राजयक्ष्मा के बारे में मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो इसलिए मैंने वहां पर वो लगा रखा है, क्योंकि बहुत सी चीजें इसमें होती हैं, परंतु ये आम स्थिति है और अवरोध के कारण उत्पन्न होती है। ग्रहणी में भी सामावस्था होती है, गुरु और मंद गुण बढ़ता है, द्रव और स्निग्ध गुण का क्षय होता है, क्षयात्मक संप्राप्ति बनती है। श्वास में आम जो होता है, आम और साम में निराम अवस्था उत्पन्न होती है। गुण अवरुद्ध जो है वो द्रव गुण अवरुद्ध होता है, गुण क्षय सौम्य गुण का क्षय होता है और स्वरूप जो संप्राप्ति होती है वह क्षय की होती है। रस क्षय हृत पीड़ा कंप शून्यता तृष्णा च। रस क्षय की जब होता है तो हार्ट में पेन होने लग जाता है, कंप होने लग जाता है, शून्यता उत्पन्न होती है और तृष्णा होती है। अब आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी होती है वो जरा समझ लीजिए। अगर हृत पीड़ा हो रही है तो आप क्या करो, क्या मानोगे, यहाँ पर रुजा, मतलब आप पकड़ के चलो रुजा। रुजा अब वो अवयव में हो रही है, आपने उसको यकृत रुजा कह दिया, हृत पीड़ा कह दी, क्लोम रुजा कह दिया, शिराशूल कह दिया, कुछ भी कहा, पर होगा किसके कारण? बात के कारण। हृत पीड़ा जो है वो क्या हो रही है, क्योंकि रूक्षता उत्पन्न हो रही है, उस रूक्षता के कारण जो फ्रिक्शन उत्पन्न हो रहा है, उस फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है, हृत पीड़ा हो रही है ना। तो वात का रूक्ष गुण बढ़ जाता है और स्निग्ध गुण क्षय हो जाता है, तब हृत पीड़ा होती है। ठीक है जी? जी सर। जी सर। कंप उत्पन्न क्यों हो रहा है? वात का चल गुण बढ़ गया, वात का चल गुण बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, पैल्पिटेशन हो रही है। शून्यता माने कि आकाश गुण की वृद्धि हो गई, यानी कि वात बढ़ गई। प्राणवायु जो है, इंद्रिया जो है वो अपने विषय को ग्रहण नहीं कर रही है, ये प्राणवायु है। ठीक है, वात का रूक्ष गुण बढ़ा, हृत पीड़ा हो रही है, वात का चल गुण बढ़ा, कंप हो रहा है। शून्यता कैसे उत्पन्न होगी? लघु गुण बढ़ जाएगा, लघु गुण। ठीक है ना। तो अब रस क्षय से, क्योंकि रस जो है वो किससे एकोमोडेट करता है, ये किससे, कफ गुण से, रसो अपि श्लेष्मवत्। पर अब यहाँ पर वो जब रस का क्षय हो रहा है तो अब शून्यता जो है वो एक जगह और आती है। अगर आप देखो तो आपको कफ क्षय के लक्षण याद हैं तो बताओ मुझे एक बार। आमाशयतर श्लेष्माशय शून्यता। आमाशयतर श्लेष्माशय शून्यता। कौन बोला ये? परम आदरणीय हिमानी शर्मा जी। हाँ जी। ये तुम बैठी कहाँ हो, एकदम गूंज के आ रही है आवाज। बाथरूम में बैठ के तो नहीं सुनती तुम? नहीं सर। ठीक है। हाँ, जैसा कि आदरणीय हिमानी जी ने बताया कि अमाशयतर श्लेष्माशय, श्लेष्म आशय शून्यता, तो कफ क्षय हुआ, वात वृद्ध हुआ। इस वजह से क्या हुआ, स्निग्ध गुण कम हुआ और लघु गुण बढ़ गया। तृष्णा, तृष्णा क्यों हो रही है बताइए? बोधक कफ की कमी। हिमानी, डॉक्टर हिमानी आप एक बार पूरा श्लोक कीजिए तो ये भी आ जाएगा।
नाराज हो गई लगता है वो। सर डॉक्टर हिमानी जी सर। बोलिए ना। सर पूरा श्लोक अभी याद नहीं आ रहा, मतलब ऐसे था। रूक्षता अंतर्दह अमाशेत श्लेष्माशय शून्यता तृष्णा दौर्बल्यम। ल्यम तृष्णा दौर्बल्यम प्रजागर। आगे तृष्णा? हाँ जी सर। आ गया ना? संधि शैथिल्यम तृष्णा दौर्बल्यम प्रजागरम। तो तृष्णा भी आ गया जी, कफ क्षय का लक्षण है, वात वृद्ध हो रही है। समझ रहे हैं आप बात को? तो आपको ऐसे तोड़ तोड़ कर वहां लगाना पड़ेगा। अब रस क्षय होगा तो उसके अंदर जरूरी नहीं है कि हत पीड़ा हो, सारे लक्षण मिले। आपको कंप मिल सकता है, आपको शून्यता मिल सकती है, आपको तृष्णा मिल सकती है, आपको हृत पीड़ा मिल सकती है, आपको 2 गुण मिल सकते हैं, 3 गुण मिल सकते हैं। तो जब हृत पीड़ा हो रही है, रूक्ष गुण की वृद्धि है और है, तो मैं उसको कहूंगा कि भाई मैं ना ऐसा करता हूं कि मैं आपको सिद्ध गुण की कोई दवा दे देता, जैसे मैं द्राक्षा दे देता हूं, आपको बड़ा काम करेगा। ठीक है ना? कंप आ रहा है तो चल गुण हो गया। चल गुण का उल्टा क्या? स्थिर गुण। स्थिर गुण माने क्या? कफ। अरे हाँ कि हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर। बात समझ रहे हो ना आप कि नहीं? हाँ जी जी सर। सर। हाँ जी सर। यस सर। हाँ, शास्त्र को याद कीजिए ना, थोड़ा रोज उठ के सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के ना याद कीजिए करें। ठीक है ना? ठीक। हाँ जी सर। और मेरी बात का बुरा मत मानना। हिमानी जी कहाँ गई? हिमानी नहीं सर, मैं नहीं मानती बुरा। सर आपको बार बार बताना पड़ेगा। नहीं, कई बार हो जाता है यार, आदमी बुरा मान जाए तो अपने को थोड़ा सा कंटेन करके चलना पड़ता है। नहीं सर, आप ना। हाँ, मैं लिख के ले लूँ आपसे। राइट डाउन करके दे दीजिए मुझे, तब मैं आपको कुछ भी कहता हूँ। ठीक है? अब यहाँ पर रसे रोक्षम, आज मुझे कितना पढ़ाना था यार, बहुत कम ही हो पाया। ये मैंने ना इसकी वो कर दी थी एक बार, फिर अब एक एक करके वो भी करना था। सर आप द्राक्षादीप पे थे। हाँ। अब क्या होगा कि इसको हम कल ही लेंगे। संप्राप्ति में आपको बता दूं कि आपने निदान का सेवन किया और अग्नि दुष्टि हुई। अब आप अपने दिमाग में, निदान माने क्या? हेतु सर। अब आप ना थोड़ा एक ना ऐसे ईमानदार वैद्य बन जाओ। जो रोग उत्पन्न कर सकता है, देखिए मैंने अगर मदिरा पी और मुझे कुछ नहीं हुआ तो वो निदान नहीं है, लेकिन अगर मदिरा पी के मुझे उल्टी हो गई तो मदिरा निदान है। आप बात को समझ रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ जी सर। अब जैसे कि मान लीजिए आपने पकौड़ी खाई, आपने चाय पी, तो अब आपको किस वजह से अम्लपित्त हुआ है वो देखना पड़ेगा हमको। वो तीनों चारों ने मिलकर की ऐसा नहीं होगा। कोई एक निदान जो है वो रोग को उत्पन्न करने में सफल रहा, वो एक्चुअली में निदान माना जाएगा। जब आप निदान का सेवन करते हैं तो अग्नि दुष्टि होती है। अब इस पर एक विचार करिएगा आप कि आपको हमेशा ये पढ़ाते चले आ रहे हैं कि निदान करने से अग्नि दुष्टि क्यों होती है। ये क्यों नहीं लिखते कि वात दुष्टि, पित्त दुष्टि, कफ दुष्टि, अग्नि दुष्टि क्यों लिखते हैं? बताइए। उसी से आम का निर्माण होगा। अरे वो आम का निर्माण तो अग्नि मानने से हो रहा है ना, अग्नि दुष्ट हुई। और ये अग्नि क्यों? डाइजेशन डिस्टर्ब किया। सबसे पहले पहुंचेगा ये एनिमी। कोष्ठ में सारा होगा। सबसे पहले तो क्या होगा, क्योंकि पहुंचने का रास्ता क्या है? कोष्ठ। तो हाँ, अब हमको क्या क्यों ऐसा याद रखना है कि बनेगा तो कफ, जुड़ेगा तो कफ, टूटेगा तो वात। क्या क्या याद रखोगे? संयोग होना है तो क्या? कफ।
और वियोग होना है तो क्या? वात। वात। और संयोग बनाना है तो भी क्या चाहिए हमको? अग्नि चाहिए। और तोड़ना है तो भी हमें क्या चाहिए? अग्नि चाहिए। यानी कि संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्याश्रितम, ऐसा लिखा है ना। कर्म दो ही हैं, कौन कौन से? संयोग, विभाग। कौन करेंगे? वात और कफ। लेकिन जो इनका इंटरमिटेंट करेगा, जो इनको, जो कि चेंजिंग मीडिया है, वो कौन है? दैट्स व्हाई वो कहते हैं कि भाई ना तो बन रहा है ना बिगड़ रहा है। दैट्स व्हाई, क्योंकि वो अग्नि दुष्ट हो गया है। समझ रहे हो आप बात को? यस सर, यस सर। समझ गए? दोष दुष्टि, फिर विकार धातु। दोष उत्पन्न हुआ, दोष दुष्ट हुआ, और विकार धातु, धातु में स्थानिक दृष्टि उत्पन्न हुई। फिर जो स्थानिक दृष्टि उत्पन्न हुई वो रस धातु दुष्ट हुई, और स्वस्थान धातु, रस धातु दुष्टि और मानस धातु दुष्टि। और वो दोनों ने मिलकर स्थान संशय किया पर्टिकुलर किसमें? अंग अवयव में, जिससे व्यक्तावस्था आई, जिससे पर्टिकुलर रस दोष विकार आएगा। अब वो रस दोष विकार कैसा होगा? अश्रद्धा होगी, ये अरुचि होगी। अश्रद्धा च अरुचि च आस्य वैरस्य अरसक्यता। अगर आप देखोगे तो जो अश्रद्धा, अरुचि और आस्य वैरस्य हैं, ये सारे किससे जुड़े हुए हैं? कफ से। ये अन्नवा स्रोत से जुड़े हुए हैं ना। हाँ। भोजन नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लग रही, ये क्या है? अन्नवा स्रोत को लीड कर रहा है। यही बात समझ आ रही है ना? हाँ जी। नहीं कि सीधा हृदय पर पहुंच गए भाई? नहीं। अन्नवा स्रोतस जो था वो जुड़ा हुआ है रसवा स्रोतस से, और जठराग्नि के संपर्क में आया। तो अब सबसे पहले लक्षण कौन से उत्पन्न हो रहे हैं? सबसे पहले आपको एकदम पल्पिटेशन नहीं आएगा, आपको अश्रद्धा रहेगी, आप खाना खाना छोड़ेंगे, तब जाकर उस अवयव पर इफेक्ट आएगा ना। पहले क्या बिगड़ेगा? पहले अन्नवा स्रोतस बिगड़ेगा। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है? प्लीज थोड़ा सा अपन फिर एक एक करके चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। प्लीज सर। ओके जी, ये कर दूं, मैं आपको पीपीटी शेयर कर देता हूँ सारी 128 पेज। हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अरे विक्रांत जी आप हो? हाँ जी सर हूँ मैं। विक्रांत जी मैं आपको पूछ रहा था कि वो आपने बताया नहीं, फिर बोले नहीं आप। वो सर एक्चुअली ना फोन आ गया बीच में किसी रिलेटिव का ना, वो अच्छा। बेंगलोर से। हाँ जी, वो सॉरी वो मैं विक्रांत जी आप मुझे बताइए कि आपने वो जो क्या नाम है उसका, अर्क का, आपने अर्क का चार सूत्र बनाया? अर्क शास्त्र अर्क का सर बनाया था एक बार, लेकिन उसको यूज नहीं कर पाए। बना के तो रखा था, लेकिन स्लोली बाकी तो जो जी सिरसा में जो है ना वो अर्क बहुत आसानी से मिल जाता है, तो दैट्स व्हाई अर्क टू मेक चार सूत्र। यहाँ भी सर यूज बहुत मिलता है हमारे यहाँ भी। हाँ, वो स्नो में नहीं मिलता इतना, तो अर्क मिल जाता है, तो फिर वो अर्क का यूज करते हैं हम। हालांकि वो इतना अच्छा नहीं होता फिस्टुला में, पाइल्स में ठीक है, पर फिस्टुला में इतना अच्छा काम नहीं है अर्क का जी। एनीवे अर्क थोड़ा कम तीक्ष्ण है ना स्नोही से। हाँ, अर्क कम तीक्ष्ण है, उसका ये फायदा भी है वैसे। हाँ जी, क्या सर? मतलब वो एक्चुअली में कई बार क्या होता है ना कि अगर आप पूर्ण तीक्ष्ण बना देना, तो जैसे ही वो स्किन पर टच करता है ना स्नूही वाला, अगर आपने स्नूही की पूरी भावना दे रखी है, तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन इतनी चिनमिनाती है कि रोगी को बहुत तकलीफ होती है। जी बिल्कुल सर, होती है। एनीवे ख्याल रखिए अपना सब आप लोग ना। मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करूंगा, परंतु मैं चाहता हूं कि आपको साइमल्टेनियसली समझ में भी आ जाए। मुझे डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बात जो कर रहा हूं उस लेवल पर आपसे बात हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है।
वो तभी हो पाएगी जब आप भी रोज थोड़ा, जितना मैंने पढ़ा दिया कम से कम उतना तो आप रोज पढ़ें। हाँ जी सर। बार बार करके ना। जी सर, एक क्वेश्चन था। सॉरी जी सर, हाँ जी बोलिए। सॉरी वो बीच में। सर मैंने यही पूछना था, थोड़ा सा क्या होता है कि जैसे कोई डिजीज का सर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जैसे रक्त दृष्टि है किसी पेशेंट को, लेकिन हम रक्त शामक या रक्त ये धातु शोधक चिकित्सा कर रहे हैं, उसके बाद शामक चिकित्सा कर रहे हैं, तो सर उसमें है तो अग्नि की दृष्टि से ही सब कुछ हो रहा है, ये सब जो पैथोजेनेसिस बनी है। जी। तो इतना कुछ शमन और शोधन के बाद मतलब हम कैसे उस पे पहुंचेंगे कि उसकी अग्नि जो है वो, मतलब इन शोधन और शमन करने के बाद उसकी अग्नि सम हो जाएगी क्या, कि उसको दोबारा रक्त दृष्टि नहीं होगी? हाँ, देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो अभी तक क्या है कि आप लोगों को ये समझना होगा कि हम अग्नि जो है वो एक कन्वर्जिंग मीडिया है। नंबर 2, जैसा कि आपने उदाहरण लिया रक्त जी, तो रक्त का मतलब ये है कि रक्त अग्नि क्या है वो जी, रक्त अग्नि। हाँ जी, धात्वाग्नि तो 7 हो गई ना, उस धात्वाग्नि जो रक्त अग्नि है उसको मुझे करना है। और मुझे ये क्लियर है कि रक्त और पित्त जो है वो एक दूसरे से सामान्यता रखते हैं, ठीक है ना जी, दोनों की समान ही होनी है। और रक्त का स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं लिखा हुआ, किसका लिखा हुआ है? पित्त का लिखा हुआ है, हम इसलिए पित्त को से ही ट्रीट करते हैं। अब वहां पर क्या लिखा हुआ है कि भाई आप मधुर तिक्त कषाय द्रव्यों का यूज करना है और आपने विरेचन करना है जी। तो आप जिनको नहीं भी पता, जैसे कि मान लीजिए कि आज तक प्रवाल पंचामृत आप दे रहे थे, जैसा कि हमारी चर्चा हुई, आपको नहीं पता था, लेकिन फिर भी आपके पेशेंट ठीक होते थे ना। जाने अनजाने क्या होता है कि एक्चुअली यू आर व्हाट यू आर डूइंग, कि आप कुछ भी दे रहे हैं, मान लो आप पित्त शामक कुछ दे रहे हैं, या आप उसको स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण दे देते हैं, या आरक बदादी कषाय दे देते हैं। एक्चुअली में आप क्या कर रहे हैं, कोशिश करने की कि उससे लक्षण सामने आ जाता है कि भाई आपने आरक बदादी कषाय दिया, आपको नहीं मालूम, आपको बस इतना मालूम है कि भाई ये स्किन डिसऑर्डर में देते हैं, पर विरेचन करने के फलस्वरूप जो पित्त का गुण जो है वो सही ठीक हुआ, पित्त का रेचन हुआ और रक्त का शोधन हुआ, जिसके फलस्वरूप रोगी ठीक होने लग गया जी, ठीक है ना। तो वो हम पूरी तरीके से कर पाते हैं। वो ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि भाई हाँ मैं इस तरीके से कार्य कर रहा हूं और ये ऐसे जा रहा है। जैसे किशोर गुग्गुल है, अब किशोर गुग्गुल जो है वो रक्त की गुड़ची होने के कारण और एंटी इन्फ्लामेटरी, और गुग्गुल जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक होने के कारण क्या करता है कि जो अवरोधक संप्राप्ति है उसको दूर करता है। लोगों को नहीं पता, लेकिन लोग किशोर गुग्गुल देते हैं जी, तो वो हम ठीक कर पाते हैं। बस वो यही है कि हमारा तात्विक ज्ञान उतना आ जाए तो हम बहुत अच्छी तरीके से उसको वो कर पाते हैं। भाई मेरा विश्वास बन जाता है कि इस पेशेंट को तो मैं करने वाला ही हूँ जी। सर मेरा क्वेश्चन पूछने का मकसद ये था कि एक मेरे पास एक पेशेंट था सोरियासिस का, 62 इयर्स ओल्ड, तो उसका ट्रीटमेंट सब सैद्धांतिक चिकित्सा जो थी मैंने शास्त्र अनुसार की उसकी। पेशेंट बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा 90% रिकवर हो गया जी जी जी। अब जैसे ही वसंत ऋतु आई और उसने अम्ल रस का सेवन किया, उसका फिर से मतलब रिकरेंस जो है 50% वैसे ही हो गया फिर, पर 3 महीने बहुत बढ़िया रहा वो पेशेंट, मुझे लगा कि वो ठीक हो गया। तो अब इस चीज का एनालिसिस कैसे करें कि उस पेशेंट को हमें कितना टाइम पथ्य का सेवन करने के लिए एडवाइस करना है, मतलब पथ्य का सेवन करना क्या है, इसके लिए अग्नि को बढ़ा समय लगेगा, क्योंकि प्रकृति स्थापन को समझना जो है ना वो अपने आप में भी एक बहुत बड़ा वो है, जो एक्चुअली में कोई कुछ नहीं करता। आप जो कह रहे हो लोग उतना भी लोग नहीं करते, कि प्रकृति स्थापन का कंसेप्ट ही लोगों को समझ में नहीं आता। क्योंकि क्या करते हैं हम, निदान परिवर्जन करते हैं, आप शमन करते हैं, आप शोधन करते हैं, लेकिन अंत में रसायन का प्रयोग कब तक करना है और कितने समय तक करना है और कौन सा करना है, वो लोगों की समझ से बाहर है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। परंतु आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं कि वो पूर्णतः ठीक होते हैं
और प्रकृति स्थापन का मतलब यही है कि आपने धातु साम्य को स्थापित जी और वो होता है। अब वो हमको कैसे सीखना है, वही एक वैद्य के बारे में है कि कब तक और कहां तक, किस तरीके से उस पर विचार करेंगे। कोई चिंता की बात नहीं, डोंट वरी, संशय मत रखिए। इतना देखिए, अगर कोई पेशेंट गड़बड़ होता है तो उसमें मेरी गलती है। हाँ जी, हाँ जी। शास्त्र की कोई गलती नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं यार, शास्त्र तो बिल्कुल जो कह रहा है कि वो सत्य कह रहा है, सत्य है, बिल्कुल सत्य। हाँ, उसमें कोई वो नहीं है, नहीं, कोई दोष नहीं है। हमको ध्यान में रखना है। यूजुअली हम क्या, हमें एक तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जहाँ शास्त्र कहते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकता तो आपको कहना है। यूजुअली आजकल हम क्या करने लगे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो साध्य कृच्य साध्य याप्य प्रत्यक्ष नहीं दिया होता। प्रॉब्लम क्या है कि मोस्ट ऑफ द आवर स्टूडेंट वांट टू लर्न प्रत्याख्य व्याधि की भाई डॉक्टर साहब हमें तो आप उड़ाना सिखाओ। नोबडी वांट्स टू लर्न कि भाई अतिसार कैसे ठीक होता है, ज्वर कैसे ठीक होता है, वातज ज्वर कैसे ठीक होता है, पैतृक ज्वर कैसे, कोई नहीं। आप तो मुझे जो है ना वो उड़ाना सिखाओ, बस प्रत्याख्य व्याधि ठीक करनी ठीक है। एनीवे गुड, अच्छा है जो जितना आप लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे कल परसों जो भी है, कि एक एक पर की अश्रद्धा अरुचि आपको कहाँ कहाँ दिखाई देगी, कौन कौन सी व्याधियों में दिखाई देगी। अगर आप मुझे 5 मिनट का समय दो तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, तो आप भी देख लेना एक बार, या कल ही हम देखें उसको, जैसा आपको जैसे आपकी इच्छा सर। नहीं आप, क्योंकि घर को भी टाइम देना होता है, हम तो फिर बाद में देख लेंगे। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक हो ना? अंकिता, यस सर। ठीक हो ना तुम? यस सर। अच्छा कभी कभी सर मैंने वो रख दिया नहीं सर, कंटिन्यू ऑडियो 1 क्लास होती है बच्चे की, उसमें लाइट नहीं थी। टेक केयर, अल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू सर।